बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, एक और जो अहम खबर है पाकिस्तान से, जब वज़ीर आज़म ने कहा कि जी आप मुज़ाकरात करने हमारे साथ आकर, तो इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा स्मार्ट मूव खेला है। अब समझ आई कि इमरान खान साहब ने ये काम क्यों किया था। उन्होंने कहा जी कि आप जाने और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जाने। इमरान खान साहब ने ये मैंडेट के मुज़ाकरात करनी है या नहीं करने, मामला किधर जाना है, ये इमरान खान साहब ने दिया हुआ है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के लोगों को। पीटीआई ने कोई मुज़ाकरात नहीं करने, हमारी तरफ से सुरख झंडी है। पीटीआई मुज़ाकरात नहीं कर रही, पीटीआई तो करेगी एहतजाज, स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज करेगी, जिसका इमरान खान साहब ने कहा हुआ है। तो हम तो करेंगे जनाब अपना वो काम, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कह दिया, हमारी तरफ से मुज़ाकरात नहीं है। हाँ, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के साथ आपने मुज़ाकरात करने हैं, वो इमरान खान साहब से आप उनकी मुलाकात करवाएं, वो जाने और इमरान खान साहब जाने। तो पीटीआई ने, जो नॉर्मली होता है कि जब भी कभी मुज़ाकरात होते थे तो पीटीआई की एहतजाजी तहरीक मुतासर हो जाती है कि जनाब एक तरफ एहतजाजी तहरीक चल रही है, एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं, ये किस तरह की तहरीक है। तो अब पीटीआई कह रही है हमारा फोकस सिर्फ तहरीक पे, हमारे लीडर ने कह दिया हमने मुज़ाकरात नहीं करने, हम तहरीक चलाएंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान कह रही है ठीक है आपने मुज़ाकरात करने हैं, तो नए मीसाक जमहूरियत पर बैठ जाते हैं। अब इसमें जो इमरान खान साहब के दस्तखत है वो हम करवा लेंगे, ये उन्होंने गारंटी दी। नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर लाया जाए और नए इंतखाबात करवाए जाए, ये दो शराइत उन्होंने रखी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान। नया मीसाक जमहूरियत कर देते हैं। मीसाक जमहूरियत क्या 2006 में अपोजिशन जमातों ने किया था। उस वक्त का डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ मीसाक जमहूरियत के खिलाफ था। उस वक्त की जो पॉलिटिकल पार्टी परवेज मुशर्रफ के साथ खड़ी थी वो मीसाक जमहूरियत का हिस्सा नहीं बनी। तो याद रखिएगा, मीसाक जमहूरियत आपने कह तो दिया, लेकिन मीसाक जमहूरियत का हिस्सा कभी भी जो हुकूमत में शामिल जमातें हैं वो नहीं बने। यानी आज जो काम पीएमएल-एन कर रही है वो कल को काफ लीग कर रही थी माजी में परवेज मुशर्रफ के दौर में। आज जो काम पीपल्स पार्टी और जरदारी और बिलावल कर रहे हैं वो काम माजी में पीपल्स पार्टी पैट्रियाट के लोग कर रहे थे। राव सिकंदर इकबाल, आफ्ताब शेरपाव, फैसल साले हयात वगैरह, ये लोग माजी में ये काम कर रहे थे। तो ये बात आपको ज़हन में रखनी पड़ेगी कि जो लोग एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े होते हैं वो मीसाक जमहूरियत का हिस्सा नहीं बना करते। चंद वजूहात भी है ना, देखिए एक तो जो वजूहात है सादी सादी आपको बताता हूं कि हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा क्यों नहीं होगी। ये चंद वजूहात है, ये आप ज़हन में रखें। नंबर एक, इमरान खान की मकबूलियत। जब तक इमरान खान मकबूल है हुकूमत मुज़ाकरात पे नहीं आएगी, तो फिर इलेक्शन में जाना पड़ेगा। नंबर दो, एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी शराकत है, तो मुज़ाकरात तो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ही होने, तो वो नहीं आ पाएंगे। नंबर तीन, अवाम ने बिल्कुल वक़्त खो दी है, अवाम इनको मुंह नहीं लगा रही, तो ये मुज़ाकरात में आके इलेक्शन में क्यों जाए। और नंबर चार, गवर्नेंस में बिल्कुल नाकामी है, इनके पास कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी बुनियाद के ऊपर ये पब्लिक में जाकर ये कहें कि जनाब हमने ये काम कर दिए। अवाम को दिखाने के लिए भी इनके पास कुछ नहीं है। ये वो चीजें हैं जो हुकूमत को किसी भी किस्म के संजीदा मिसाक से रोक देंगी, यानी हुकूमत किसी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेगी इन चीजों की वजह से। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना खेल खेल दिया। फजल रहमान साहब का एक बड़ा सख्त स्टेटमेंट आया, वो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस मौके पर, इसलिए मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। फजल रहमान साहब ने साफ साफ कह दिया कि ना बैत करेंगे और ना ही मुल्क को तुम्हारे रहमो करम पर छोड़ेंगे। अब आप समझ रहे हैं फजल रहमान साहब क्या किसे रहे। अल्फाज का इंतखाब बड़ी एहतियात से करते हैं। उन्होंने इलेक्शन को धांधलीज़दा इलेक्शन करार दिया, मैंडेट को उन्होंने झूठा मैंडेट करार दिया। उन्होंने कहा जी कि ये हुक्मरान यूरोप के हैवानियत वाले तसव्वुर को हम पे मुसल्लत करना चाहते हैं, अवाम की राय को तब्दील करने वालों के हाथ पर हम बैत नहीं करेंगे, ये फजल रहमान साहब ने कहा। फजल रहमान साहब एक एक स्टेप करके आगे जा रहे हैं और ये मुसीबत तो वाकई पाकिस्तान की एजेंसियों को और एस्टेब्लिशमेंट को इस वक्त है कि अगर मौलवी भी पूरी तरह से मैदान में आ जाते हैं और इन्हें नहीं रोका जा सकता, तो पीटीआई को रोकना पहले ही मुश्किल था। इनके साथ अगर मजहबी तबका भी खड़ा हो जाता है तो एक नई मुसीबत पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए बन जाएगी, क्योंकि मईशत इनसे संभल नहीं रही, काम इनसे हो नहीं रहा और महंगाई को ये कंट्रोल कर नहीं पा रहे, तो अवाम किसी भी नुक्ते से इनसे खुश नहीं है। तो ये तहरीक बहुत ज्यादा जान पकड़ जाएगी। नाज़रीन, आसिफ मुनीर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया और वो स्टेटमेंट ये है कि कौम और फौज में तफरीक पैदा नहीं करने दी जाएगी। मैं एक सिंपल बात करना चाहता हूं कि देखिए ये कौम और फौज में तफरीक पैदा कैसे होती है। क्या कोई आदमी पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की कौम में तफरीक पैदा कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता। बड़े लोगों ने ये कोशिश की, सारे लोग ये नाकाम हो गए। ये तफरीक जब भी पैदा होती है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की वजह से पैदा होती है। ये चंद चीजें मैं आपके सामने रखता हूं। नंबर एक, सियासत में मुदाखलत से कौम नाराज होती है। नंबर दो, हलफ की जब आप खिलाफ वर्जी करते हैं तो कौम नाराज होती है। नंबर तीन, जबरी गुमशुदगियों की वजह से कौम नाराज होती है। नंबर चार, बगैर मनसूबाबंदी के और अवामी हमायत के बार बार के मिलिट्री ऑपरेशन से कौम नाराज होती है। नंबर पांच, मैंडेट की चोरी से कौम नाराज होती है। नंबर छह, सबसे मकबूल अवामी रहनुमा को जेल में रखने से कौम नाराज होती है। नंबर सात, ये भी है कि जब दिफा का काम छोड़ के बाकी काम किए जाते हैं, बाकी कारोबार किए जाते हैं, तो कौम को वो चीजें पसंद नहीं आती, लोग नाराज होते हैं, थोड़ा थोड़ा उनमें रिएक्शन पैदा होता है।
ये वो चीजें हैं अगर जिन्हें बंद कर दिया जाए तो कौम और फौज के बीच में कोई नाराजगी किसी किस्म की नहीं होगी। इसका तजर्बा करके देखा जा सकता है। नाज़रीन, एक और खबर है और ये खबर जनाब BBC के ऊपर भी छपी है, मुख्तलिफ जगहों पे आई है। खबर ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा की खसूसी नुमाइंदा है जिनका नाम है डॉक्टर एलिस जिल। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को जिन हालात में जेल में रखा गया वो इनकी जिस्मानी और ज़हनी हालत के लिए संगीन खतरा बन सकते हैं। उन्होंने हुकाम पर जोर दिया कि वो इस हवाले से फौरी इक़दाम करें और उन्होंने कहा कि रियासत की जिम्मेदारी बनती है कि वो नजरबंदी के दौरान बुशरा बीबी की सेहत का तहफ़्फ़ुज़ और इंसानी वकार की जमानत को यकीनी बनाए। अब बुशरा बीबी को ना उनका सामान देने दिया जाता है, ना उनका ख्याल रखते हैं, बल्कि उनकी मुलाकातें भी उनकी फैमिली के साथ रोकी हुई है कि कहीं ऐसा ना हो कि बुशरा बीबी को स्टेटमेंट जारी कर दें जो बाहर चला जाए इमरान खान साहब के हवाले से, लिहाजा वो मिलने नहीं देते। ये इदारे नुकसान में क्यों जा रहे हैं, ये किसी ने सोचा है? इमरान खान ने तो 3 साल में इन सारे इदारों को तबाह नहीं किया, 2 साल बीच में कोरोना था, तो इन इदारों को इमरान खान ने तबाह नहीं किया, इन इदारों को तबाह किया उन हुक्मरानों ने और डिक्टेटर ने जो गुज़िश्ता कई दहाइयों से पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत है। क्या किसी ने माफी मांगी कि हमने ये इदारे तबाह कर दिए? जो इदारे फौज के अंडर चलते हैं वो तो सारे मुनाफे में जा रहे हैं, या जो इदारे शरीफ खानदान के या जरदारी खानदान के अंडर चलते हैं वो तो सारे मुनाफे में जा रहे हैं। जितने लोग पार्लियामेंट के अंदर या सेनेट के अंदर बैठे हुए हैं उन सबके अपने अपने कारोबार मुनाफे में जा रहे हैं, तो पाकिस्तान खसारे में क्यों जा रहा है? जब ये लोग मुनाफा कमाना जानते हैं तो पाकिस्तान के लिए मुनाफा क्यों नहीं कमाते, अपने लिए ये कमाते हैं? सवाल ये पैदा होता है कि इदारों को पहले तबाह करते हैं और फिर बेच देते हैं। पाकिस्तान के पास 2-2.5 दर्जन टोटल इदारे हैं जो अच्छे बड़े इदारे हैं, उनको एक एक करके अगर ये बेच देंगे ना, और इनकी नीयत है बेचने की, तो पाकिस्तान के पल्ले कुछ नहीं रह जाएगा। ये सदर है PIA पीपल यूनियन के रमजान लगारी साहब, इन्होंने एक भांडा फोड़ा है। इनका जो इन्होंने भांडा फोड़ा था वो सुन लीजिए। ये कहते हैं कि इसकी मालियत ही गलत लगाई गई PIA की, जो प्रॉपर्टी दी गई है सिर्फ उनकी मालियत 70 अरब की है, 10 अरब में बेच दिया, जबकि जहाज जो फंक्शनल है वो 18 है। एक जहाज ही 20 से 30 अरब का है। 1500 अरब के असासों को कैसे बेचा गया, ये सदर PIA पीपल यूनियन रमजान लगारी साहब ने पूरा एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने एक जर्नलिस्ट को ये बताया, रमजान लगारी साहब ने, कि किस तरीके से PIA को ओने पोने बेचा गया और बंदरबांट की गई। 10 अरब में 1500 अरब की एयरलाइन को बेच दिया गया। अब मैं ये कह सकता हूं कि मोमेंटम वहां पहुंच गया जहां पे अली अमीन गंडापुर साहब ने सरेंडर किया था, यानी मामला वहां तक पहुंच गया। अब उतनी बड़ी तादाद में लोग दोबारा मोबिलाइज हो चुके हैं। अब इस तादाद को बढ़ाना, इसको दुगना करना, क्या ये जो मौजूदा टीम है वो कर पाएगी? वो तो बहुत एनर्जेटिक नौजवान है, वो रोजाना कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं। ना सिर्फ उन्होंने सूबे की परफॉर्मेंस से साबित किया कि वो बाकी सूबों से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, बल्कि साथ ही साथ उन्होंने अपनी सियासी एक्टिविटीज को भी कई गुना तक बढ़ाया और बड़ा शानदार उन्होंने काम करके दिखाया। बड़े घाघ और पुराने सियासतदानों का इन्होंने मुकाबला किया, नौजवानों की इस टीम, और इमरान खान साहब ने इस टीम पर भरोसा भी किया। अब जनाब जो हरिपुर के मनाजिर है वो तो ये बता रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा एक मरतबा फिर तैयार है। याद रखिएगा, जब ये क्राउड मालाकंड जाएगा ना फिर आपको पता चलेगा, क्योंकि मालाकंड एक ऐसी जगह है जहां पे बहुत ताकत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। हजारा वो डिवीजन है या एबटाबाद हरिपुर जहां पे PMLN कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बाकी है। वो इलेक्शन तो नहीं जीत पाएंगे, नवाज शरीफ खुद यहां से इलेक्शन हार गए, लेकिन किसी ना किसी सूरत में कुछ ना कुछ उनकी बाकियात है वहां। फॉर्म 47 ना मिले तो इलेक्शन नहीं जीत सकते, लेकिन फिर भी आप ये कह सकते हैं कि वो वहां एग्जिस्ट करते हैं। मगर दूसरी जानिब जो वहां से रिस्पांस मिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या सुहेल अफरीदी, अब प्लान उनका ये है कि पूरा पाकिस्तान बनता। वो जब कहते हैं ना कि हर चौक डी चौक, तो इसका एक मतलब है, इसका मतलब है कि अब डी चौक जाने की जरूरत नहीं है, हर चौक को डी चौक बनाने की जरूरत है। आप पाकिस्तान के हर चौक में बैठ जाएं, हर जगह पे निकल के बाहर आ जाए और पाकिस्तान के अंदर जो है वो काम रोक दे पब्लिक। यानी प्लान ये है कि पाकिस्तान में काम रोक दिया जाएगा और पब्लिक कहेगी कि हम काम नहीं करें। हम ये बैठे हुए, जब तक आप मुल्क को सीधा नहीं करते ना, आप काम करने नहीं दे रहे, आप काम चलने नहीं दे रहे, एक एक करके हम सबको मार रहे हैं, तो हम इकट्ठे होके आ गए, इकट्ठे ही मार तो मार तो नहीं सकता कोई इतनी बड़ी तादाद में, करोड़ों लाखों लोगों को। तो लोग जब अपने अपने इलाके पर निकल के बैठते हैं ना, तो SHO की, थानेदार की कभी भी जरूरत नहीं होती कि वो लोगों के सामने आ जाए। मुझे अच्छी तरह याद है लाहौर शहर के अंदर जब अपनी गली में, अपने मोहल्ले में लोग निकलते हैं ना, तो पुलिस की जरूरत नहीं होती वहां पे आके मुदाखलत करने की। तो जब हर गली में, हर मोहल्ले में, हर इलाके में, हर चौक में डी चौक बनेगा और लोग निकलेंगे, जैसा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक प्लान है, तो फिर ये रियासत के पास किसी किस्म की गुंजाइश रहेगी। ये करेंगे, ये सबसे पहले इंटरनेट बंद करें। लोग जो है वो केबल वाला इंटरनेट इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, जिसको आप PTCL कहते हैं, या दूसरा इंटरनेट।
लोग वो इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ये दूसरे मरहले में वो वाला इंटरनेट भी बंद कर दिया। वो इंटरनेट बंद होने के बाद कम्युनिकेशन तकरीबन खत्म हो जाएगा। सिर्फ लाइनिंग वाले फोन अगर कहीं चल रहे होंगे तो चल रहे होंगे। तो कम्युनिकेशन खत्म होने का नुकसान सिर्फ लोगों को नहीं होगा, लोग तो बैठे रहेंगे या लोग इंतजार करते रहेंगे। तो क्योंकि कोई मारधार तो पाकिस्तान में हो नहीं रही, लोग पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। अगर लोग घर भी चले जाते हैं, कम्युनिकेशन खुलती है, फिर बाहर आके बैठ जाए, तो इनके पास इसका हल ही कोई, पुरअमन एहतजाज से बड़ा बदला ही कोई कि आप पाकिस्तान को बंद करें। अगर ये पूरे पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर इंटरनेट बंद कर देते तो पाकिस्तान की तमाम एटीएम मशीनें, तमाम पाकिस्तान के बैंक, तमाम पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग पूरी दुनिया के साथ कनेक्टेड है, वो कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगी। सिक्योर लाइनें एक दो है जो गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट के पास, उनके जरिए से वो राब्ते में तो रह सकते हैं बैनुल अक़वामी तौर पर, लेकिन पाकिस्तान के मीडिया के पास भी इंटरनेट नहीं होगा, पाकिस्तान के सोशल मीडिया के पास भी इंटरनेट नहीं होगा, और एक अजीबोगरीब सूरत पाकिस्तान में पैदा हो जाएगा। इस सूरत को कोई भी हुकूमत 4-5 दिन से लंबा नहीं खींच सकती। अभी ईरान ने कुछ अर्सा खींचा, लेकिन साथ ही उन्हें वो खोलना पड़ गया। जैसे ही उन्होंने मुजाहरों पे कंट्रोल किया, उन्हें खोलना पड़ गया। लेकिन ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहरे हो रहे हैं और बाहर से स्पॉन्सर्ड थे। पाकिस्तान में तो लोग काफी अरसे से कोशिश कर रहे हैं कि इस रजीम से जान छूटे। तो ये है वो प्लान कि हर चौक बी चौक। तो जबरदस्त किस्म का रिस्पॉन्स मिला है पाकिस्तान तरीके इंसाफ को, खास तौर पे हजारा, एबटाबाद, हरीपुर, और लोगों की अगर आप तस्वीर देखें या मनाजिर देखें तो आपको आइडिया हो जाता है कि तरीके इंसाफ किस तरफ जा रही है और मोमेंटम किस तरह बन रहा है। दूसरा नाज़रीन, जो वोटर की उम्र को लेकर कमरुज़्ज़मान कायरा साहब का भी एक बयान रहा, यानी पीएमएलएन और उनके साथी और उनके रिपोर्टर्स वही तो बात कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, और ये तजवीज बाकायदा ज़ेरे गौर है कि वोटर्स की जो उम्र की हद है उसको बढ़ा दिया जाए, 18 साल से बढ़ा के उन्हें कर दिया जाए 25 साल। देखिए इस हिसाब से एक अजीबोगरीब काम हो जाएगा। बहुत सारे वोटर ऐसे होंगे जिन्होंने 2024 में वोट डाला, लेकिन अगले इलेक्शन में वो वोट नहीं डाल पाएगा। फर्ज करें इलेक्शन आ जाता है 27 में, 28 में या 29 में, जब भी आता है, वो जब भी अगला इलेक्शन आएगा वो वोट नहीं डाल पाएगा। जिन्होंने 2024 में वोट डाला वो 2026, 27, 28, 29 जब भी इलेक्शन होगा उसमें वोट डालने के अहल नहीं रहेंगे। और ये लाखों की तादाद में नौजवान होगा जो 18 साल 19 साल के थे, उन्होंने वोट डाल दिया था, लेकिन अब वो 22-23 साल के होने के बावजूद वोट नहीं डाल सकते क्योंकि ये 25 साल तक लेकर जाना चाह रहे हैं। पीपल्स पार्टी भी इसकी हमायत में आ गई। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने कहा जी 18 साल के नौजवान के सियासी शऊर पे उन्होंने सवाल उठाया कि ये तो मंशूर तक नहीं पढ़ते तो ये कैसे फैसला करते हैं, हम भी इस उम्र से गुजरे हैं। तो कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, मैं आपको 2 चैलेंजेस कहता हूँ। नंबर 1, बिलावल जरदारी की उम्र कितनी थी जब उसको एक पर्ची के ऊपर आपने अपनी पार्टी का चेयरमैन बना दिया? बताए ना जरा। आपने तो पूरी की पूरी एक पॉलिटिकल पार्टी एक कम उम्र नौजवान के हाथ में थमा दी थी। उसकी उम्र तो 25 साल नहीं थी, आपने पूरी पार्टी उसको दे दी थी एक ऐसी पर्ची के ऊपर जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी भी नहीं है। और आप कह रहे हैं कि आपका नौजवान सियाना है और कौम के नौजवान जो है वो गुमराह है, उनको कुछ नहीं पता। मैं चैलेंज करता हूं कि बहुत सारे एमएनए और एमपीएस की उम्मीदवार भी अपनी अपनी पार्टियों के मंशूर के बारे में कुछ नहीं जानते, उन्हें पता ही नहीं। और बहुत सारे पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जो एक जमात भी नहीं पढ़े हुए, जो कभी स्कूल में नहीं गए, तो वो तो मंशूर पढ़ ही नहीं सकते। तो क्या ऐसे लाखों करोड़ों लोग जो हैं उनके वोट खत्म कर दिए जाएं क्योंकि ये मंशूर नहीं पढ़ सकते, चाहे उनकी उम्र 40 साल या 50 साल हो? तो ये जो बूमर्स है ना, जितने ये नौजवानों से जान छुड़ाना चाहते हैं, ये मैदान से भागने वाली बात। जब मुकाबला ना करो तो मैदान से ही भाग जाओ, यानी जिसका मुकाबला आप नहीं कर सक रहे आप कहिए इसके साथ खेलना ही नहीं, इसको वैसे ही मैदान से बाहर निकाल। तो क्योंकि ये नौजवानों का मुकाबला नहीं कर पा रहे, उनके सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे और उनके शऊर को फेस नहीं कर पा रहे, लिहाजा तरीकेकार ये निकाला है कि इनको ही बाहर निकालना, हम इनके बगैर मैच खेलेंगे। ये नौजवान आपको मैच खेलने ही नहीं देंगे, ये आपकी वोट दुर्गत बनाएंगे कि आपको लग पता जाए। अपने घर में झांकिए,